बात है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सरकार की, चाहे केंद्र सरकार हो या जिन राज्यों में इनकी सरकार है, जो इनके जन विरोधी नीतियां हैं, उनको भी हमने लोगों तक पहुंचाना है। ये हमारा आगे का कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि जिस तरह से कीमतें आसमान को छू रही हैं, अभी डोमेस्टिक सिलेंडर गैस की कीमत 50 रुपया फिर से बढ़ा दी गई। हमारे समय में 400 साढ़े 400 के बीच गैस सिलेंडर था, डोमेस्टिक गैस। आज के दिन 1100 से ऊपर जा चुका है और कमर्शियल सिलेंडर 2000 से ऊपर जा चुका है। इतनी तरक्की, इतना विकास महंगाई ने किया है और हर गृहिणी, हर वो इंसान जो घर चलाता है, उसको मालूम है कि जब तेल की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, तो घर का सारा बजट तहस नहस हो जाता है। सबसे ज्यादा मार आम नागरिक पर, मिडिल क्लास पर इन बढ़ती हुई कीमतों की पड़ती है। एक और तो आप कहते हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, उज्ज्वला स्कीम। आप ये बताइए कि कितनी महिलाएं दोबारा से उस उज्ज्वला स्कीम के तहत दोबारा गैस सिलेंडर लेना चाहती थी। सब दिखावा है, सब छलावा है। बढ़ती हुई कीमतें, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बाकी बातें केवल दिखावा, लोगों की आवाज को दबाना। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री प्रेस एक सपना सा रह गया है। सभी लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि कैसे मीडिया हाउसेस को या तो खरीदा जाता है या दबाया जाता है। सब कुछ आपके सामने। क्या आज के दिन सरकार के खिलाफ कोई भी मीडिया खुला होकर बोल सकता है? जो कि एक काम होता है, दो का काम होता है ये, मीडिया का और ऑपोजिशन का। विरोधी पक्ष का काम है सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करना, लोगों के हक में लोगों की बात को उठाना। मीडिया का काम होता है इन बातों को उठाना ताकि सरकार चौकन्ना रहे, जो हुकूमत है उसके कान खोलें। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं हो पाता। विरोधी पक्ष की आवाज दबाने का सबसे बड़ा नमूना आपने देखा जब राहुल गांधी जी की स्पीच को काटा गया, एक्सपंज किया गया। नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी की स्पीच को एक्सपंज किया गया और उसमें क्या था, आप खुद बताइए। आपने देखा, लाइव देखा। क्या शायरी, कोई शेर अगर बोला जाए, कोई कविता अगर बोली जाए, उसको एक्सपंज करना। तो क्या ये लोकतंत्र हमारे यहाँ, क्या लोकतंत्र जिंदा है? और हमारे यहाँ इसकी मिसाल हम ले लें, हरियाणा में ऊपर से नीचे तक, चाहे संसद है, चाहे विधानसभा है, और चाहे हमारी लोकल इकाइयां हैं, जिस तरह से हमारे सरपंचों पर लाठीचार्ज हो रहा है, वो भी तो तीसरा टियर है हमारे लोकतंत्र का। बजाय इसके कि उनके साथ बातचीत की जाए, अभी कल ही कम से कम 60 लोगों के सिर फूटे, कम से कम 20 लोग सीरियसली घायल हुए हैं, जो मुझे बताया गया। अभी हम जाएंगे, देखेंगे। तो ये क्या लोकतंत्र, क्या ये हेल्दी डेमोक्रेसी है? आप ये बताइए।
क्या अपनी आवाज उठाने का अधिकार यहाँ पर लोगों को है कि नहीं? ना आम नागरिक को और ना जो निर्वाचित लोग हैं जिनका काम है लोगों की आवाज उठाना। मीडिया है जिसका काम है उधर आवाज उठाना, उनका गला घोंटा जाता है, उन पर लाठीचार्ज होता है, चाहे हमारे एम्प्लॉइज हों। आपने देखा, नई नौकरियां देना तो दूर, लेकिन जो अभी भी नौकरियां हैं ना तो उनको भरा जाता है। एम्प्लॉइज को क्या मिलेगा? ना उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जा रही है। हमने किया है हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जो ये हमको कहते हैं कि आप करके दिखाओ, हमने तो करके दिखाया है। क्या केवल एम्प्लॉइज को पेंशन देने से ही फाइनेंसेस खराब होंगे राज्य के? क्यों हमारे राज्य में अब तो शायद 2 लाख करोड़ के करीब कर्जे में आ गई, 2.85 लाख लोग, 2.85 लाख लोग। तो 3 हो गया, 3 के करीब हो गया। तो ये क्या आपने ओपीएस देके इतना बढ़ाया है? क्यों नहीं आप एम्प्लॉइज को ओपीएस देते? ये कैसे हुआ? इतना कर्जे में क्यों डूबा है हरियाणा? लोगों तक आपने पहुंचाया क्या है? किस नागरिक को आपने अपने विकास में हिस्सा दिया है? और हम तो दावे के साथ कह सकते हैं, जब हमारी सरकार थी हमने सबको अपने विकास का हिस्सा बनाया था, भागीदार बनाया था। हर गांव में, हर शहर में हमने पैसे पहुंचाए थे। आज लोग दर दर भटक रहे हैं, एम्प्लॉइज दुखी हैं। ओपीएस क्यों नहीं देते? रोजगार क्यों नहीं देते? 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा आपने किया था, कहां गए वो रोजगार? क्या सारे लोग, सारी जनता, सारा देश, सारे देश के युवा पकौड़े तलेंगे? क्यों महंगाई इतनी बढ़ रही है? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत गिरती है तो क्या हमारे नागरिक तक वो बेनिफिट आपने नहीं पहुंचाना चाहिए? एलपीजी गैस सिलेंडर क्यों बढ़ता है? क्यों 50 रुपया बढ़ाया है आपने? आप भूल जाते हैं कि आप कैसे कपड़े उतार उतार कर एजिटेशन किया करते थे, कैसे नाच गाना करते थे, कैसे सिलेंडर पीटते थे। आप भूल गए हैं वो दिन? हरियाणा में हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है। ये क्या कौशल पता नहीं क्या योजना आपने फैसला कर लिया है कि आपने निजी हाथों में सबके भविष्य को बेच देना है। चाहे वो बड़े से बड़े अडानी जी हो, बड़े से बड़े घर हो, उनके हाथों में बेच देना है सब कुछ। हर एक की जिंदगी आपने निजी हाथों में गिरवी रख देनी, उनके रहमो करम पर छोड़ देना है आपने। हमारे सरपंचों की आप बात करते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, ट्रांसपेरेंसी। कौन सी ट्रांसपेरेंसी है आप मुझे बताइए। आप ई टेंडरिंग की बात करते हैं, क्या ई टेंडरिंग आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके अपने चहेते लोगों के हाथ में चला जाए? अगर सरपंच इलेक्टेड हैं, जैसे आप इलेक्टेड हैं, तो क्या सरपंचों को अधिकार नहीं मिलने चाहिए? हमारे समय में जितने विकास के कार्य सरपंच कर सकते थे, शायद 20 लाख था हमारे, तो आपको क्या बढ़ाना नहीं चाहिए? आपको भरोसा नहीं है उन पर? और भाई पूरा सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का। ई टेंडरिंग का क्या मतलब है? कौन सी ट्रांसपेरेंसी है उसमें? और फिर आप ये कहते हैं कि जब तक एमएलए का भी साइन नहीं होगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा।
इसका मतलब आप तो पूरी तरह से राजनीतिकरण कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस का। हर तरफ से भ्रष्टाचार, और अगर कोई मांग उठाए, आवाज उठाए, तो उसको लाठियों के तोहफे मिलते हैं। भ्रष्टाचार जितना हरियाणा में फैला है, कोविड के समय, भूलना नहीं चाहिए साथियों, आप मीडिया के लोग हैं और आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचती है, और याद भी रखनी चाहिए कोविड के समय में क्या हुआ था, कहां गए वो घोटाले, क्या हुआ उनका। चाहे नौकरियों के घोटाले हों, चाहे शराब के घोटाले हों, चाहे चावल के घोटाले हों, चाहे रजिस्ट्री के घोटाले हों, क्या हुआ उनका। क्या आज तक किसी अंजाम तक वो इंक्वायरियां पहुंची हैं? क्या किसी को कहीं भी कोई सजा मिली है? आप बताइए। सब कहने की बातें हैं। लॉ एंड ऑर्डर की हम बात लें, लॉ एंड ऑर्डर आप देख लीजिए, महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, और उससे बड़ी मिसाल क्या मिलेगी। एक मंत्री जी का नाम है, आप डरते क्यों हैं? इस्तीफा दे दें, इंक्वायरी हो जाए, साफ हो जाए, वो वापस ले लो। लेकिन ये जिद करना, सदन में ये क्लेम करना कि इस्तीफा नहीं लेंगे, वो इस्तीफा नहीं देगा, ये आपकी मानसिकता दिखाता है। अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, आप उनको कहिए और वो भी इस्तीफा दें, और आप उनसे इस्तीफा लीजिए। टाइम बाउंड आप इंक्वायरी करिए, निष्पक्ष जांच हो जाए, और अगर वो जैसा कि क्लेम करते हैं, अगर वो इनोसेंट हैं मंत्री जी, तो आप दोबारा बना दीजिए उन्हें। लेकिन ये कहना और करना, ये सीना जोरी, डिफायंट एटीट्यूड आपकी मानसिकता दिखाता है। हमारे जो गरीब वर्ग, एससी है, बीसी है, आज सबसे बड़ा खिलवाड़ गरीब वर्ग के साथ हो रहा है। ये क्या आपने परिवार पहचान पत्र के नाम पर फिर एक छलावा किया है हमारे गरीब लोगों के साथ। 12 लाख, क्या गोगी जी, 12 लाख बीपीएल काटे हैं इन्होंने, और उसको आप कह रहे हैं कि हम परिवार पहचान पत्र। मुझे बताइए, परिवार पहचान पत्र में जो एक बार गलत एंट्री हो जाती है, उसको ठीक करने का क्या तरीका अपनाया है आपने, और किस तरह से आप लोगों को, आप ये बताइए कि आपकी मानसिकता क्या है। क्या आप लोगों को गरीबी से उठाना चाहते हैं, या आप केवल आंकड़ों से खेलना चाहते हैं और लोगों को उससे बाहर रखना चाहते हैं, वंचित रखना चाहते हैं? ये वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, लोगों को फायदा देने की मानसिकता होनी चाहिए, ना कि लोगों को वंचित रखने की मानसिकता होनी चाहिए। नाम कटते हैं, परिवार पहचान पत्र के नाम पर आप कर रहे हैं, किसी का कुछ जोड़ देंगे, किसी का कुछ जोड़ देंगे, किसी को बाहर रख देंगे, और उसको ठीक कैसे करेंगे? आप केवल प्लानिंग कमीशन को या दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, या आप लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं जो जरूरतमंद लोग हैं? कहीं ना कहीं इनकी सोच में बहुत बड़ा खोट है। और अगर हम किसान मजदूर की बात करें, आज किसान को मिल क्या रहा है? किसान को भी लाठियां मिल रही हैं, किसान के साथ भी वादा खिलाफी हो रही है। कहां गया एमएसपी? आपने कहा था, आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया था, याद दिलाना चाहेंगे हम, क्योंकि इनकी मेमोरी शॉर्ट है, क्योंकि कभी 15 लाख कह देते हैं, जुमला था, कहीं ये भी ना जुमला साबित हो जाए। ये तो जुमला था, आपको उठाने का जुमला था, धरने पर आप बैठे थे, ये तो जुमला था उठाने के लिए। एमएसपी पर हम कहां आगे बढ़े? क्या दे रहे हैं आप?
किसान को कीमत नहीं मिलती, चाहे गन्ने की हो चाहे दूसरी उपज की हो। सबसे ज़्यादा कीमत आज के दिन धान को मिल रही है छत्तीसगढ़ में, 2560 रुपये, और वो भी बढ़ेगी। अगर वो राज्य दे सकता है, यहाँ क्यों नहीं दे सकते आप? हम तो कृषि बाहुल्य प्रदेश हैं, क्यों नहीं दे सकते? जो हमारा खेतीहर मजदूर है उसको आप क्या दे रहे हैं? आप क्यों नहीं उसके लिए पैसे ट्रांसफर करते? न्याय दीजिए। हमने न्याय योजना शुरू की, आप उसको भी न्याय दीजिए। क्या गरीब से गरीब को कुछ मिलना नहीं है, या आपने उनको घुमाए जाना है किसी पत्र में, किसी पहचान में, किसी रजिस्ट्रेशन में? कहाँ गया इंदिरा आवास योजना? कहाँ गई आपकी इतनी बड़ी बड़ी क्लेम्स? मुझे ये बताइए, हरियाणा में आपने कितने मकान दिए हैं अपने 9 साल के करीब कार्यकाल में? कितने मकान दिए हैं? इंदिरा आवास योजना कहाँ खत्म हुई और आपने क्या शुरू किया और कितना कुछ दिया आपने आज तक? जनता तो जवाब मांगेगी। आप बेशक उनको उलझाने की कोशिश करते रहें, नई नई बातें। हर बार जब बात उठती है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऑनलाइन का तो एक मजाक बना दिया है आपने। कौन सा ऑनलाइन? क्या ऑनलाइन? आप गांव में कहते हो ऑनलाइन करो, वहां पे नेट है नहीं। कौन सा ऑनलाइन? क्या होगा? केवल लोगों को घुमाते रहना है आपने, देना कुछ है नहीं। ये सरकार एकदम विफल, निकम्मी सरकार है, चाहे हमारे राज्य की सरकार हो चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो। फरवरी का राशन हमारे लाखों गरीब परिवारों को नहीं मिला है। ये भी पॉइंट मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूँगी कि फरवरी का राशन कौन खा गया, कहाँ चला गया, किस पाइप में घुस गया है, जो गरीबों तक अभी तक नहीं निकल पाया है। फरवरी माह का राशन। ठेकेदारी प्रथा को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ये मैंने पहले कहा। इस सरकार ने केवल हमारे गरीबों के साथ, किसानों के साथ, किस किस वर्ग की मैं बात करूं, कोई वर्ग तो बचा हो? व्यापारी अपनी तरफ से दुखी है, हर तरफ से लोग दुखी हैं। ये इस सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हमारी जनता को देन रही। अब आप कुछ, हमारे साथ शैली जी हैं, हमारी एमएलए, प्रदीप चौधरी जी हैं कालका से हमारे एमएलए। टीचर्स की सैलरी भी 3 महीने से बंद है, टीचर्स की सैलरी तक नहीं मिली। आप सोच सकते हैं कि सैलरीड क्लास के साथ क्या होगा। अगर सैलरीड क्लास को समय पर अपनी तनख्वाह नहीं मिलती, बच्चों की फीस होती है, घर का खर्चा होता है, राशन पानी होता है, ये हम मिडिल क्लास में, उनका तो हर महीने का बजट होता है। तो ये आ जाओ चेतन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 सेकंड की बात होती है। हमारे सेक्रेटरी हैं एआईसीसी के, चेतन चौहान। तो ये सारी बातें हैं साथियों, आप कुछ पूछना चाहें मेरे से या मेरे साथियों से, आप पूछ सकते हैं। ये पीछे काफी दिनों के बाद, क्योंकि आपसे रूबरू होना पड़ रहा है, इसलिए एक प्रश्न लंबित है काफी दिनों से। इसमें जब आप मिलेंगे तभी आपसे बात नहीं बात कोई बात। आदमपुर उपचुनाव में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि हमने बहन जी को फोन किया था। ये अब बात पुरानी होगी, छोड़ दो अब, ये दोबारा इसकी हेडलाइन की जरूरत नहीं है, अलग से आपसे बात कर लेंगे। जो आपका सरपंचों वाला प्रोग्राम है, आप कह रहे हो मिलने जाएंगे, क्या स्टैंड है कांग्रेस का, आगे क्या रणनीति है? सरपंचों को हम मिलने जाएंगे, अभी वहाँ पंचकुला में बैठे हैं, उनके सिर फोड़े हैं, उन पर लाठीचार्ज हुआ है, उनसे बातचीत करेंगे। हमारा ये मत है कि सरपंच इलेक्टेड हैं,
राजीव गांधी जी ने उनको अधिकार देने की ये शुरुआत की थी कि हमारा जो तीसरा टियर है उसको भी हमने मजबूत करना है, उनको भी सशक्त करना है। पावर टू द पीपल का ये एक हिस्सा है, लेकिन सरपंचों को आप उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। ई टेंडरिंग के माध्यम से आप ये सारा कुछ सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। मैंने 2-3 पॉइंट्स उसमें से उठाकर अभी आपको बताए। हम ये समझते हैं कि सरपंचों की बात जानकर, उनकी मांगों को समझकर आपको कोई ना कोई रास्ता निकाले। ये सरकार का काम होता है, नेगोशिएट करना, बात करना, उनको सेटिस्फाई करना। जो उनकी मांगे हैं उन पर बातचीत करके कोई रास्ता ऐसा निकालना होता है ताकि वो भी सेटिस्फाइड हो और सरकार भी अपनी जिद से हटे। जिद से सरकार नहीं चल सकती। ये जो सीमा है 2 लाख से बढ़ा के कितनी करनी चाहिए? अब सरपंच कितना चाहते हैं? वो तो चाहते हैं हो ही ना। नहीं, उन्होंने भी कुछ कहा है। देखो हमारे समय में 20 लाख का था। देखो एक तो रेस्टोरेशन है, रेस्टोरेशन तो कम से कम तो होना ही चाहिए ना। तो जितना पहले था उसको भी आप खत्म करें, उतना तो शुरुआत है। मैं कहती हूँ उतनी तो कम से कम होनी चाहिए 20 लाख शुरुआत। मैंने कहा जो हम छोड़कर गए थे उतना तो रखो ही गए, वो तो बेसलाइन है। उसी की बात कर रहे हो जी। के तौर पर उसी की बात। हाँ, तो जो रेस्टोरेशन और ऑनलाइन जो सुविधाएं सरकार दे रही है, तो नेता विपक्ष ने भी कहा, आपके कई लीडर्स कह चुके कि हम आएंगे सरकार में तो खत्म कर देंगे क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी जैसे आपने पीपीपी पे कहा है, तो क्या स्टैंड रहेगा, क्या विजन कांग्रेस का इस पे है? देखो परिवार पहचान पत्र जिस तरह से इन्होंने बनाया, इसका हमें कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परिवार की परिभाषा भी अलग होती है। इन्होंने तो सारा कुनबा ही उसमें जोड़ दिया। कुनबा थोड़ा ही होता है, परिवार कुछ और होता है। आप हैं, आपकी वाइफ हैं या हस्बैंड है और आपके छोटे बच्चे हैं, लेकिन अगर बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उनको आप थोड़ा ही जोड़ दोगे। आप तो सबको जोड़ के उनकी सबकी इनकम एक दिखा रहे हो, मकान ऐसे दिखा रहे हो, तो इसका मतलब गरीब आदमी को आगे बढ़ने का आपने तो मौका ही नहीं देना, उसको स्वावलंबी होने ही नहीं देना। आप चाहते हो कि वो हमेशा गरीब रहे, ऐसे थोड़ा ही होता है। दूसरा विषय ये जो ओपीएस का है, ओल्ड पेंशन स्कीम का, मतलब कई दफा मुख्यमंत्री से बात होती है, तो आप लोगों के श्रीमंत्री को कहते हैं 2006 में जब आपकी सरकार थी हरियाणा में, तब वो लागू की गई थी न्यू पेंशन। और वो कहते मनोरंजन जी के समय थी, तो कहते हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। देखो ये गलत बात है। उस टाइम क्यों नहीं एजिटेशन हुआ, उस टाइम क्यों नहीं बात हुई है? और हमारे जहाँ सरकारें हैं वहाँ हमने शुरू कर दी है, तो यहाँ हमारी सरकार आएगी हम फिर शुरू कर देंगे। नहीं, लेकिन ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तो सदन के अंदर माना है कि हाँ ठीक है हमसे गलती होगी आप ठीक करो। उन्होंने माना है कि हमारा हमने बंद की। मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारी सरकार आएगी हम इसको ठीक करेंगे, इनको करना चाहिए। हमने जब लागू कर दी, समय की पुकार है, हमने लागू कर दी है अपने राज्यों में जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ इनको करने में क्या दिक्कत है जब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इससे? तो कांग्रेस हरियाणा में आई तो आप ओल्ड पेंशन देंगे? देंगे। मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि केंद्र के बगैर तो कर ही नहीं सकते। इनके कहने से तो नहीं होगा ना, हमारे राज्य हैं, हमने अनाउंस किया, हम कर रहे हैं। आधिकारिक स्टेटमेंट भी दे, हमने कह दिया, उनकी स्टेटमेंट से तो नहीं होगा ना, हमारे राज्यों ने कर दिया शुरू। तो इसमें केंद्र से तो ये हम जैसे हमारे राज्यों ने शुरू किया ये वो कर दें, वो कह रहे पार्लियामेंट का कर दें। तो कैसे कोई लागू तकनीकी अड़चन है पार्लियामेंट आप शुरू तो करो यहाँ पे जैसे हमारे राज्यों ने की है। आप हमारे राज्यों को तो एडवाइस नहीं कर सकते। आप अगर चाहें, देखो बात ये, लेट्स नॉट, टेक्निकल पॉइंट है क्योंकि इसमें कि कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। टेक्निकल पॉइंट में जब ओल्ड केंद्र सरकार अपना देखेगी, अपने एम्प्लॉयज का देखेगी। जब ओपीएस लागू करेंगे तो एनपीएस का पैसा उनको मिलना चाहिए, तो वो कहते हैं कि टेक्निकली वही बात आ रही कि एनपीएस का पैसा ही नहीं मिल पा रहा स्टेटों को। वो तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ मना कर दिया कि एनपीएस का कोई पैसा नहीं देंगे हम। तो जब वो देखो पैसा ही नहीं देंगे तो एक कैसे मिनट लागू एक मिनट एक मिनट केंद्र सरकार तो वैसे भी भेदभाव करती है। जो दूसरी सरकारें हैं जहां बीजेपी नहीं है, वो तो वैसे भी भेदभाव है हर जगह इनका, तो उनकी बात में मत जाइए आप। कि हमारे जो माननीय वित्त मंत्री हैं
वो तो आप देख चुके हैं कि कब क्या कहती हैं और कहाँ पर क्या होता है, उनके ऊपर अब मैं कितनी वो करूं, वो तो आपने खुद ने देखा भी है जो हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि इनको, अगर इनको कुछ दिक्कत है, हम यही कहेंगे कि जैसे हमारे राज्यों ने शुरू किया है आप शुरू कर दीजिए, बस उतनी बात है। आगे देख लेना केंद्र सरकार क्या करेगी, आप करो। केंद्र सरकार आपकी तो है, आपकी मंशा क्या है? केंद्र में तो आपका भी लंबा अनुभव रहा है, आपने तो अपने टाइम में भेदभाव नहीं किया। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। मैं आपको बता सकती हूँ, अभी जैसे मैं छत्तीसगढ़ भी गई, वो मुझे याद दिला रहे थे कि जब रमन जी की सरकार थी तब हमने उनको कितना पैसा दिया था। हमने हर स्टेट को उसका हिस्सा दिया था, कोई स्टेट नहीं कह सकती। मैम, कल सरपंचों को लाठियां तो हमारी पुलिस ने मुकदमे भी विभिन्न धाराओं में दर्ज किए गए। तो मुकदमों को किस तरह देखते हैं? कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड रखती है, क्योंकि मुकदमे भी दर्ज हो गए। हाँ, तो ये तो गलत बात है ना। अगर आप उनके साथ बातचीत करोगे, नेगोशिएट करोगे, लोकतंत्र में आपको बातचीत और नेगोशिएशन से ही हल निकालना पड़ता है, और इसकी पहल हमेशा सरकार को करनी पड़ती है। उनको बुलाओ, टेबल पे बुलाओ, बातचीत करो, हल तो तभी निकलेंगे। लाठियां मार के हल नहीं निकलता कभी लोकतंत्र में। के पास आए थे, मीटिंग हुई थी। हाँ, तो दोबारा करो। एक बार में नहीं होता तो क्या हो गया, एक दिन में तो नहीं होता ना, कोई अल्टीमेटम थोड़ा ही होता है लोकतंत्र में। वो चाहते हैं मुख्यमंत्री से उनकी मीटिंग हो, मुलाकात। ये तो अब सरकार करे ना, सरकार हल निकाले, लाठियां नहीं, बातचीत। मैम, हरियाणा में आप कह रहे हैं जब सरकार आएगी तो लोग ये साथ आएंगे, सरकार लाने के लिए कुछ रणनीति बना रहे हैं आप? देखो, हम लोगों के साथ हैं। अभी जैसा मैंने कहा कि हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, जो राहुल जी हमारे यहाँ से भी गए, भारत जोड़ो कार्यक्रम हुआ। हरियाणा में कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली, कांग्रेस पार्टी एक नई ऊर्जा लेकर लोगों के बीच में हमारा कार्यक्रम लेकर हर जगह, हर गांव में, हर घर में जाएगी और ये बातें सब रखेंगी। दोनों बातें हैं इसमें। मैंने कहा जहां एक और लोगों को जोड़ना है, दूसरी ओर जो गलत नीतियां हैं सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, वो चार्जशीट भी हम लोगों को देंगे। जो उनकी दुखती रग है उसको हम पहचानेंगे, मलहम लगाएंगे और आगे की अपनी बात बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस में इतनी दुर्गति कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। उसके साथ साथ हरियाणा राज्य की आपने बात की, हरियाणा राज्य में ये सब करते हुए हमने लोगों को, क्योंकि आज के दिन हर एक वर्ग इस सरकार से दुखी है, तो कांग्रेस ही एक विकल्प है और कांग्रेस लोगों के बीच में जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसको बहुत वहाँ से उसको रिस्पांस मिला, सारे कांग्रेस के नेता हरियाणा वाले बड़े खुश हैं। पर हर दिन बीजेपी के नेता मंत्री ये कहते थे कि भारत जोड़ो की यात्रा की बात करें, कांग्रेस तो जोड़ दो हरियाणा। इनके पास कुछ और कहने को है नहीं। वो देख रहे थे कि किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ तो कहना है ना। एक यही उनका वो था जो हर जगह वो यही बात बोलते थे, इससे आगे उनके पास कुछ कहने को था ही नहीं। और सारे लोग आपको नजर आए इस यात्रा में, हरियाणा के सभी लोग, सभी नेता, सभी कार्यकर्ता नजर आए। कांग्रेस का झंडा तो एक है ना। जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष जब भी संगठन बनने की बातें सामने आती रही, अब भी जो है संगठन जो हरियाणा का नहीं बन पाया। लगता नहीं 2024 में चुनाव है और जब कोई इसमें खामियाजा कांग्रेस को नहीं भुगतना। देखो, ये एक कमजोरी रही है और ये मैंने पब्लिकली आप लोगों के सामने मैंने इस बात को माना है कि ये एक बहुत बड़ी कमी हमारी रही है कि संगठन ना बनना इतने साल से, ना केवल मेरे समय लेकिन उससे पहले से संगठन ना बनना, और अभी तक नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि अब जल्दी संगठन बनना चाहिए। हमने अधिकृत किया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि अब जहां जो भी जैसे भी ज़रूरत है संगठन बनाया जाए, क्योंकि बिना संगठन के, चलो मुझे एक ओहदा मिल गया, ये लोग एमएलए हैं या कोई ओहदेदार हैं, लेकिन कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मन से, अपने कमिटमेंट से वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारी कमी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको पहचान दें। अपनी पहचान तो हम सारे लेके बैठ गए, लेकिन कार्यकर्ता को हम क्या पहचान दे रहे हैं, ये तो कमी है। अब कारण तो कई रहे, अब जिसकी जो कमी रही, हमारी सबकी कहीं ना कहीं कोई कमी रही जो संगठन नहीं बन पाया। सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि क्या कारण है इतने साल से
केवल मेरा कार्यकाल नहीं, उससे पहले से भी नहीं बना। क्या कारण था? मैम एक सवाल है मेरा, कल जब मैसेज आया था आपकी पीसी का तभी आ गया था कि आपने ये लोकेशन रखी। आप जब प्रदेश अध्यक्ष थी उसके बाद भी कई बार पीसी जो आपकी हुई वो पीसीसी ऑफिस में गया, कांग्रेस ऑफिस में यहाँ रखने नहीं, की अध्यक्ष कोई थी बात तब बने? हुआ, अध्यक्ष थी तब हुआ ना वहाँ पे। हाँ, तो यहाँ रखने उसके की बाद बात नहीं। बने, क्योंकि अभी भी आप कांग्रेस में तो हो ही, सेक्टर 9 में हाँ बिल्कुल, अब रख लेंगे, आगे रख लेंगे, लेकिन आज मैं क्योंकि कल आ रही थी, आज मेरे को एक फंक्शन में, तो जल्दी में इन्होंने यहाँ रख दी। थोड़ा सा देखो, एक ये भी होता है ना कि चलो वो ऑफ कैमरा बताएंगे। जो कैमरे को ऑफ ही कर देते हैं। ना वो तो आप कह रहे हो थोड़ा, ये तो इनकी सबकी रजामंदी से होगा। देखो वो आदमपुर वाली को फंस रही है अभी। हाँ जी, आदमपुर वाली में उन्होंने क्या मतलब कोई एक आपके फंस रही है, लोग तो आगे बढ़ लिए। नहीं बीजेपी नहीं फंस आगे बढ़ रही, कांग्रेस के वो नेता ना नहीं बस बढ़ रहे। तो वो तो वैसे ही पता नहीं किस सदी में जाना चाह रही है बीजेपी तो, और पता नहीं किस सदी में भारत को धकेलना चाह रही है। उनके सोच में मत जाओ आप, देश आगे निकलेगा। जब भी 2-3 बार ऐसा हो चुका, जब भी कांग्रेस की कोई लिस्ट आती है डेलीगेट्स की आई, उससे पहले स्ट्रक्चर की आई, तो उस पर कुछ ना कुछ विवाद होता ही है, होगा भाई, हमेशा होगा, क्योंकि क्लेमेंट इतने हैं, इतने सालों से नहीं बनी, इतनी सालों से नहीं बनी, और सब बनना चाहेंगे, बनेंगे कुछ लोग, सीमित जगह होती हैं, तो ये तो होता ही है, ये स्वाभाविक बात है। कुछ कांग्रेस के ही कुछ लोग हैं जो पार्टी पे अपना कब्जा किए हुए हैं। किसने कहाँ कब्जा कर रखा है बताइए? आप ऐसा ही थे, 4 साल आप कार्यकारी आप अध्यक्ष रहे, उससे पहले अध्यक्ष रहे, मोदी का अध्यक्ष रहे, कुछ लोगों का इतना प्रभाव है कि कोई अध्यक्ष के सामने कुछ हो ही नहीं पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा? मैं संगठन भाई सीधी बात पूछो, संगठन नहीं बन पा रहा है। मैंने पहले ही कहा संगठन, मैंने देखो सवाल है, आपसी रजामंदी होती है नहीं होती? मैडम ने देखो मैम आज हेडलाइन नहीं, इस बात की क्या, अब आदमपुर की आज क्या हेडलाइन बनाओगे, मैं बता दो। आदमपुर से आगे बढ़ो ना, कांग्रेस आगे बढ़ो। हाँ, मैंने कहा संगठन नहीं बना, उसमें हमको सबको अपने अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि क्यों संगठन नहीं बना। क्योंकि जो लोग हमारे जैसे, औरों जैसे अपने अपने ओहदे लेकर बैठे हैं, तो ये तो हमको देखना पड़ेगा, शीर्ष नेतृत्व को देखना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं लोगों को, उनको जो मिलना चाहिए था उनका हिस्सा हम क्यों नहीं दे पाए हैं इतने सालों से। जिनका अधिकार था उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि वो लोग दिन रात काम कर रहे हैं और लोग भी उम्मीद करते हैं। हाईकमान से बात करते हैं मामला को लेकर। हाईकमान से तो बात चलती है हमारी, हाईकमान से चलती है, तभी मैं कह रही हूँ होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। है ना, हम में हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाँ, अधिकारी हाँ, शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल। शीर्ष नेतृत्व शामिल नहीं है, उन्होंने मंजूरी देनी थी। नहीं, शीर्ष नेतृत्व को मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि जब तक यहाँ से नहीं जाएगा तब तक शीर्ष नेतृत्व का क्या है। शीर्ष नेतृत्व तो कई बार कह चुका कि भाई करो, रुकावट तो स्टेट में ही है। ऑब्वियसली हम हाईकमांड को मैं कैसे कहूंगी, उनको कैसे कहेंगे जब तक यहीं पे ठीक नहीं होगा। मैम अभी सवाल पूछा था कि कब्जा कुछ लोग करके बैठे, क्या ये कब्जा भी कारण है एक इसका संगठन में? देखो, कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है कि भाई मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैम यही कारण रहा, मैम होता है, यही कारण रहा कि आज ये भी एक कारण है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको यहाँ करनी पड़ी। ना ना ना, ये नहीं, इस चीज को मत जोड़ो, ये वाली ये नहीं है बात, ये बात नहीं। मैडम एक स्टेज की बात नहीं है, ऐसे ही हम इसको भी उस चीज में ना। पर ये जो यहाँ के नेता संगठन बनाने की लिस्ट ही नहीं बना पा रहे हैं, ये गुटबाजी नहीं है। इसको क्या मतलब, आप अपने शब्द में बोलते हैं, हमारे मैं बोलूंगी, बिल्कुल बोलूंगी, मैं जवाब हर चीज का दूंगी मैं, ऐसा नहीं है, मैं किसी सवाल से नहीं बचती। हाँ, बात ये है कि हर संगठन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि भाई अपनी जगह बनाना, अपनी स्पेस बनाना, ये सबका प्रयास होता है। लेकिन इसमें ये भी होना चाहिए कि अगर मैं अपनी स्पेस ले रही हूँ तो आपको भी कुछ ना कुछ स्पेस सबको मिलना चाहिए।
इसलिए सब लोगों को, क्योंकि पार्टी में जैसा मैंने कहा हमारी बहुरंगी पार्टी है, एक रंग की नहीं हो सकती। अधिवेशन में सोनिया गांधी जो आपकी नेता है उन्होंने इंडिकेशन दिया कि वो अब राजनीति से अलग हो रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, ये गलत धारणा बनाई गई। उन्होंने खुद कहा, और ना वो अलग हो सकती हैं इस पार्टी से। केवल जो वो अध्यक्ष थी इतने साल, अब वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन ना सोनिया गांधी इस पार्टी से अलग हो सकती, ना हम उनको अलग होने दे सकते। देखो उस पार्टी की समाप्ति की बात भी बोलेंगे। हाँ, टेन्योर की बात थी, टेन्योर की बात थी, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं था। आपका जो अधिवेशन हुआ उसमें जो 6 प्रस्ताव पास, उसमें काफी कुछ था कि किसानों का 6 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा, आलू प्याज ये सब्जियां दिया जाएगा, पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी, लूट की भी है। तो क्या लगता है इतना सब कुछ के लिए इस वक्त लेंगे पैसा? देखो, पैसा और रिसोर्सेज अपनी पॉलिसी से क्रिएट किए जा सकते हैं, किए जाते हैं, जा सकते नहीं, मैं इसको चेंज, क्रिएट किए जाते हैं। और किस वर्ग को कितना हिस्सा देना है अपने अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, और सभी वर्गों को इस अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए, ताकि जो ये चक्र है हमारी अर्थव्यवस्था का वो सही ढंग से स्मूथली चले। अगर आप हमारे किसान को, गरीब को, मजदूर को उसका हिस्सा नहीं दोगे और केवल चंद घरों को सारे देश के रिसोर्सेज, चाहे वो बैंकों के हों, चाहे LIC के हों, चाहे किसी के हों, केवल चंद हाथों में आप दे देंगे, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये देश आगे बढ़ेगा? आप ये तो कह सकते हैं कि दुनिया में वहां का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या वहां का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेकिन किन लोगों को मिला है? 2-4 लोगों को। हमारे आम नागरिक तक, गरीब तक, मजदूर तक क्या हिस्सा मिला है? दुनिया में आप दिखा रहे हैं कि ये क्या नेशनल क्या वो बोलते हैं, भाई एंटी नेशनल हो जाते हो आप अगर उसके खिलाफ बोलते हो, राष्ट्रवाद ना, हाँ वो तो हिंदी हो गया ना। तो आप ये दिखा रहे हो कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किसी व्यक्ति को बाहर मिल गए। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम आम नागरिक की बात कर रहे हैं। अगर रिसोर्सेज का हिस्सा आप लोगों तक नहीं पहुंचाओगे जो जरूरतमंद हैं, बेशक वो जरूरतमंद MSME है, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए, तभी हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो गांव का गरीब है, मजदूर है, उसका तो आप राशन काट रहे हो। लाखों करोड़ों रुपया आप किसी एक बिजनेस हाउस को दे रहे हो, तो उससे क्या देश आगे बढ़ेगा? केवल दिखावा रखोगे, पोस्टर रखोगे कि वहां फलाने देश का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हमने किसी को कुछ देना है तो अपने देश में, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, अपने लोगों को उसका हिस्सा बनाना है, उनके पैसे उन तक पहुंचने चाहिए। अभी कुछ समय पहले, ये उसी से जुड़ा सवाल है, अभी कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने सर्कुलर जारी किया था जिसमें ये था कि कोयला जो छत्तीसगढ़, झारखंड सीधे ट्रेनों के जरिए आता है राज्यों में, वो अब मुंद्रा पोर्ट के जरिए आएगा। पंजाब ने उसमें ऑब्जेक्शन अब किया था, पंजाब को रिलीफ मिल गई है इसमें। मुद्रा पोर्ट किसका है आप जानते हैं? आप जानते हैं फायदा कहाँ पहुंचाना है? यही तो आपने खुद मिसाल दे दी जो हम कह रहे हैं। किसका है मुद्रा पोर्ट? आप देख लीजिए, फायदा कहाँ पहुंचाना है? लोगों को पहुंचाना है, राज्यों को पहुंचाना है, राज्य के लोगों को पहुंचाना है, या ओनर को पहुंचाना है किसी पोर्ट के? मैम, आपने कहा कांग्रेस बहुरंगी है, इसमें अलग अलग रंग जो हमें देखने को मिले। विपक्ष आपके समक्ष नेता प्रतिपक्ष कार्यक्रम चलाते हैं, उसका कुछ विधायक कहते हैं ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा होना चाहिए, उधर से किरण चौधरी किरण कार्यकर्ताओं के द्वारा चला रही है। आपका आगे, क्योंकि निगम चुनाव भी है और विधानसभा के चुनाव भी होंगे, सत्ता परिवर्तन की आप बात कह रहे हैं, तो कोई कार्यक्रम आप शुरू कर रही है? देखो कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों के साथ आप रहेंगे? देखो हम सभी कार्यक्रमों के साथ भी हैं और सब अपना अपना भी करते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। अपना चलाएंगे जो वो चलाएंगे भी, क्यों नहीं चलाएंगे? सबका अपना अपना पार्टी में और लोगों में अपना अपनी अपनी जगह है,
क्यों नहीं अपनी जगह को मजबूत करेंगे? लोग सब करेंगे। निगम चुनाव को लेकर क्या कर रहे हैं? चिल्लाएंगे सर, पूरा जचा नहीं मुझे किस बारे में कह रहे हैं, चिल्लाएंगे? पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी को मजबूत करने में जो भी अपना योगदान दे सकता है वो करेगा। मैम ये एक तो सत्ता परिवर्तन करना आपने, एक आपने अभी खुद बोला कि कमजोरी है हमारी, कमी है हमारी, दूर करनी चाहिए। ये भी एक अलग से लड़ाई लड़ रहे हो आप, एक अलग कमजोरी रही है हमारी में। हाँ जी, आपको एक कांग्रेस के लिए ही अलग से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ रही है या अलग अलग चीज हो रही है, तो क्या ऐसे सत्ता परिवर्तन करना आपके लिए आसान होगा? सत्ता परिवर्तन हमने, क्योंकि सबका मकसद एक ही है, वो है इस जन विरोधी सरकार से लोगों को निजात दिलवाना। हमारा एक ही लक्ष्य, इस तिरंगे झंडे के नीचे। डन। नया नाम दे दिया आपने, क्या? बहुरंगी हो गया, हम गुट नहीं लिखेंगे, बहुरंगी लिखेंगे। बहुरंगी पार्टी है हमारी। मैम ये कहते हैं कि उस नेता ने 4-5 सीटों पे हलवा दिया। आ जाओ, आप कर लेते हैं, और ये हो गया। सभी के लिए भोजन का प्रबंध है, आप सब रोज है, सब खाना खाते जाएंगे।